तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जैसा मैंने शुरू में बताया, SFDR टेक्नोलॉजी, जी। और जो भी इसके पेलोड या जो भी इसकी डिजाइन है, वो सर्टेनली जो AIM 260 आपने बोला, प्लस AIM 174 है, प्लस PL 15 जी। 17, इन सबसे बेहतर है। जी। तो ऑब्वियसली दुश्मन की नींद हराम होना बिल्कुल जरूरी है इसके लिए। दूसरी बात ये देखिए कि वाई मिसाइल की रेंजेस और मिसाइल की एक्यूरेसी या मिसाइल की कैपेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है एयर टू एयर जी। कॉम्बैट में। कोई भी एयरक्राफ्ट कितना भी शक्तिशाली हो, फिफ्थ जनरेशन हो, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को, फाइनली उसका काम होता है दुश्मन के जहाजों को शूट डाउन करना। जी। ठीक है, एयर टू एयर कॉम्बैट में। तो अब आप एक चीज मान के चलिए कि जो मिसाइल इतनी कैपेबल है, और अगर मेरी रेंज 8 किलोमीटर पे लगभग 200 किलोमीटर है, तो आप ये मान के चलिए कल को जब ये इंडक्ट हो जाएगी Su-30 पे या तेजस पे, जब ये एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे होंगे, तो कोई भी दूसरा एयरक्राफ्ट विद इन दैट रेंज आने की हिम्मत नहीं करेगा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रेंजेस का। PL 15 की यार चाइना आई थिंक मिसाइल। जी। बढ़ाई इसलिए करता है क्योंकि वो इतनी दूर से चल जाती है, और आज की डेट में रेंजेस उसकी अच्छी मानी जाती है। तो जब ये मिसाइल इंडक्ट होके 200 किलोमीटर, तो मैं 8 किलोमीटर बोल रहा हूँ, एज यू गो हायर 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पे 300 350 किलोमीटर रेंज भी मिलेगी। तो ये हमारे लिए एक आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, और इस तरह की मिसाइल जब हम इंडक्ट करेंगे तो ये बहुत साकार होगा और बहुत जरूरी भी है। DRDO इसको डेवलप कर रहा है और जी। BDL इसको बेसिकली प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए एक्टिव BVR मिसाइल्स हमारे पास इस कैपेबिलिटी की अस्त्रा 1 अस्त्रा 2 थी, ये अस्त्रा 3 है, और ये वर्ल्ड में मिसाइल जो है अपने आप में एक मिसाल बनेगी। जी, बिल्कुल। दूसरी ओर देवनाथ जी, जिस तरीके से अगर मिसाइल को लेकर बात करें तो क्या ये मिसाइल भारत को एक एरोस्पेस पावर के रूप में मजबूती प्रदान करती नजर आएगी आने वाले समय में? इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स भी बहुत अग्रणी है दुनिया के एयरफोर्सेस में। जी। और अब तो हम इंडियन एयरफोर्स का नाम वायुमंडल से आगे स्पेस की तरफ भी भेज रहे हैं। यानी बिल्कुल। भविष्य में शायद हम सुन पाएंगे कि इंडियन एयरफोर्स का नाम जो है इंडियन एरोस्पेस फोर्स हो जाएगी। तो ऐसे में भविष्य में ये रोल भी इंडियन एयरफोर्स को मिल सकता है, अभी नहीं, 10 20 30 साल के बाद, कि अगर स्पेस में दुश्मन का कोई सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में है, तो हम कैसे उसको एंगेज करेंगे। देखिए फिलहाल हमारे पास जो हाई अल्टीट्यूड विमान है, चाहे सुखोई हो या अभी रफाइल है, उसमें गांडीव जैसे मिसाइल को अगर लगाएंगे तो सुखोई है या AMCA है, वो 50 60 70 हजार फीट की ऊंचाई तक जा सकेंगे। जी। और उसके बाद इस मिसाइल में स्नैप अप यानी और लॉन्च होने के बाद 10 किलोमीटर की ऊंचाई और गेन कर सकता है। समझिए 30 हजार फुट और जी। 1 लाख फुट तक तो हम दुश्मन के जो एरिया टारगेट उनको देख सकते हैं। लेकिन भविष्य में जरूरत पड़ेगी कि लो अर्थ ऑर्बिट में 1 लाख 2 लाख फीट की ऊंचाई पर अगर दुश्मन के स्पाई सैटेलाइट घूम रहे हैं तो उनको कैसे एंगेज किया जाए। तो उनको एंगेज करने के दो तरीके हैं, या तो जिस पर अमेरिका रशिया इजराइल वगैरह काम कर रहे हैं, या तो आप जमीन से ही इस तरह की एक सरफेस टू एयर मिसाइल फायर कीजिए जो कि 1 लाख 2 लाख फीट तक जाए। और दूसरा तरीका है कि पहले आप एक हवाई जहाज को लॉन्च कीजिए जो कि 60 70 80 हजार फीट की ऊंचाई तक चला जाएगा, और फिर वहां से वो एक स्नैप अप मिसाइल को मारेगा जो कि 10 हजार मीटर और यानी 30 हजार फीट और ऊंचा चढ़ जाए। तो ये सब गिव एंड टेक है। एरोस्पेस कमांड बनाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने प्रपोजल जी। भारत सरकार के सामने रख दिया है। जी। एरोस्पेस कमांड में इसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी बिंदु होंगे। देखना पड़ेगा कि भारत की सरकार इसको कब अप्रूवल देती है, क्योंकि जी। जैसे अब हम देख रहे हैं कि भविष्य में एरोस्पेस कमांड बनेगा तो उसमें आर्मी का क्या रोल होगा, नेवी का क्या रोल होगा, DRDO या इसरो का क्या रोल होगा। तो मामला अभी भी फाइल पर है। 5 या 10 साल लग जाएंगे इंडियन एयरफोर्स को एरोस्पेस कमांड बनाने में। जी। जी। ठीक है। तपेश जी, जिस तरीके से SFDR तकनीक का जिक्र आपने किया था सर, और अगर इस तकनीक को लेकर बात की जाए तो ये किस प्रकार की जो जंग होती है उसमें कारगर साबित होती है टेक्नोलॉजी, डॉग फाइट या फिर BVR? नहीं, डॉग फाइट का तो जमाना चला गया। डॉग फाइट जी। जो अब रह गई है वो सिर्फ इंसिडेंटल है। यानी कि कोई एयरक्राफ्ट लार्ज, जैसे 50 वर्सेस 50 एयरक्राफ्ट का दो देशों के बीच में कॉम्बैट हो रहा है, और बाई मिस्टेक कोई एयरक्राफ्ट बहुत नजदीक रेंज में आ गया, तो वो शूट डाउन कर सकते हैं। लेकिन BVR कॉम्बैट में ये अब सिस्टम ही नहीं है लड़ाई लड़ने का। जी। ये सारे एयरक्राफ्ट की जो ट्रेनिंग होती है वो इसी हिसाब से
सेफ रखते हुए दुश्मन की मिसाइल की रेंजेस से दूर रहिए, उनके बीच में घुसिए नहीं, जिसको मैली बोलते हैं कि आप घुसिए मत उसमें। तो इसलिए जो 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 एयरक्राफ्ट जिसकी मैनोवरिटी और लॉन्चिंग कैपेबिलिटी और हाइट गेनिंग जी कैपेसिटी अच्छी है, उसके पास अगर एक मिसाइल होती है इस रेंज की, तो वो अपने आप में एक सुपर पावर है, फोर्स मल्टीप्लायर है। इसमें जी मैं थोड़ा सा एक संशोधन करना चाहूंगा, क्योंकि जो अगर आपने एक बात सुनी हो कि हम राफेल के सोर्स कोड की बात चल रहे हैं, बहुत सारे मीडिया में चली कि फ्रांस ने सोर्स कोड देने से मना कर दिया जी राफेल पे। तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत की ये सबसे बड़ी पहचान है कि बिल्कुल हम जितने भी एयरक्राफ्ट का इंडक्शन हमारे यहाँ होता है, जैसे Su-30 हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर्ड है, या तेजस है, या AMC फ्यूचर में होगा, उनका सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड क्या होता है? एक तरह से एयरक्राफ्ट का ब्रेन होता है। जी जब तक वो ब्रेन हमारे पास नहीं है, तो हम उसको अपग्रेड नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, और अपने जी वेपन्स उस पर नहीं लगा सकते। तो ये जब तक हमें राफेल का सोर्स कोड नहीं मिलेगा, तब तक तो ये वेपन उसके साथ इंडक्ट नहीं हो सकता। जी लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कैपेबल प्लेटफॉर्म है इन टर्म्स ऑफ तेजस जी एंड Su-30, तो उस पे ये इंडक्ट हो जाएगा। और ये अपने आप में आप देखिएगा जब ये इंडक्ट होगा तो इसकी क्या चर्चा होगी, और जी क्या इसके ऑर्डर्स आएंगे, और बिल्कुल क्या वर्ल्ड इसको देखेगा। बिल्कुल, मतलब तपेश जी एक बड़ी कह सकते हैं कि पहचान भारत की यहाँ पर आत्म सुरक्षा को लेकर बात की जाए या रक्षा के क्षेत्र को लेकर बात की जाए, देखने को मिलेगी जिस तरीके से भारत लगातार आत्मनिर्भर होता नजर आ रहा है रक्षा क्षेत्र में। फिलहाल तपेश जी और यूके देवनाथ जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। और इस बीच जिस तरीके से गांडीव मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है, अब इंतजार केवल उस बात का कि कब पूरी